Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 28 and that is limits of a vector valued function. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के बारे में। अब हमने उसकी लिमिट्स पढ़नी है। जैसे हमने रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे, फिर हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस की लिमिट्स पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हमने वही जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उसकी लिमिट्स पढ़नी है, उस पर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड टू बी द वेक्टर दैट रिजल्ट्स बाय टेकिंग द लिमिट ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लिमिट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो रिजल्ट हमारे पास जो आए जब हम ईच कंपोनेंट, हर एक जो हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का तो आपको पता है ना, ये वाली वैल्यूज़ का कह रहे हैं। जब हम हर एक कंपोनेंट को उसके लिमिट्स दे लेते हैं और लिमिट्स ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको हम लिमिट ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है? लिमिट एज टी गोज़ टू अल्फ़ा आर टी इज़ इक्वल्स टू लिमिट एज टी गोज़ टू अल्फ़ा एंड एक्स टी आई प्लस लिमिट टी गोज़ टू अल्फ़ा वाई टी जे। ठीक है, ये हमारी नोटेशन होगी। इस तरह से हम 2 स्पेस में लिमिट्स को लिखते हैं। और 3 स्पेस में कैसे होगा? 3 स्पेस में हमने सिर्फ z के साथ z भी लिख लेना है साथ में, और z को भी हमने लिमिट दे देनी है। ठीक है, इफ़ द लिमिट ऑफ एनी कंपोनेंट डज़ नॉट एग्जिस्ट, अगर किसी कंपोनेंट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, देन वी शैल एग्री दैट द लिमिट ऑफ आर टी डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो हम एग्री इस बात पे कर सकते हैं कि आर टी का लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारे पास सिंपल में होता था ना कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है उसको हम कहते थे कि वो जो है वो कंटिन्यूस नहीं है या डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि जो कंपोनेंट अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इट मीन्स कि आर टी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, दिस डेफिनेशंस आर आल्सो एप्लीकेबल टू वन साइडेड लिमिट्स, दैट इज़ लिमिट टी। वन साइडेड लिमिट्स जो हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पे चलते हैं या सिर्फ लिमिट नेगेटिव साइड की लिमिट्स लेते हैं, या इनफाइनाइट जो लिमिट्स होती हैं, ठीक है, तो उस सब के लिए भी जो है ये डेफिनेशंस एप्लीकेबल हैं, हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम 1 and 2 दैट लिमिट टी गोज़ टू अल्फ़ा आर टी इज़ इक्वल्स टू एल। वही बात हो रही है जो हमने सिंपल रूल्स पढ़े हुए थे कि अगर हम आर टी को लिमिट दे देते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट जो है वो एल आएगा। एल इन्होंने लिमिट के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ आर टी अप्रोच द कंपोनेंट्स ऑफ एल एज टी गोज़ टू अल्फ़ा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एल मतलब वही के लिमिट की कंपोनेंट्स। ठीक, this is equivalent to starting that the length and direction of RT approach the length and direction of L as T goes to alpha। ठीक, कह रहे हैं कि ये हम इस बात को स्टेट कर सकते हैं कि लेंथ और डायरेक्शन RT की क्या होती है, वो अप्रोच करती है L की लेंथ और डायरेक्शन को, जैसे ही जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स क्या? T गोज़ टू अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, अब कंटिन्यूटी को देखते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की। तो द डेफिनेशन ऑफ continuity of vector valued function is similar to that for real valued functions। ठीक है, वही जैसे हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए जो हमारी कंटिन्यूटी की सारी रूल्स या डेफिनेशंस थे, वही हमने यहाँ पे भी करने हैं। हम कहेंगे कि आर जो है वो कंटिन्यूस एट टी नॉट पे। कंटिन्यूस कब है? जब आर टी नॉट डिफाइन हो, जब लिमिट एज टी गोज़ टू टी नॉट आर टी एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट करे, और जब लिमिट टी गोज़ टू टी नॉट आर टी इज इक्वल्स टू आर टी नॉट। ठीक है, ये हमारी 3 कंडीशन जैसे रियल वैल्यूड के लिए थी, वही हमारी यहाँ पे भी होंगी। अच्छा, आर इज़ कंटिन्यूस एट टी नॉट इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच कंपोनेंट ऑफ आर इज़ कंटिन्यूस। ये बात आपने याद रखनी है कि आर जो है वो टी नॉट पे कंटिन्यूस सिर्फ तब होगा जब हर एक कंपोनेंट आर का जो है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कंपोनेंट्स हमारे कितने होते हैं? एक्स टी होता है, वाई टी होता है, जेड टी होता है। ठीक है, इनमें से अगर एक कंपोनेंट भी कंटिन्यूस नहीं होगा ना, इट मीन्स हमारा जो आर है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अच्छा, R continue we shall call R continuous everywhere or simply continuous if R is continuous at all values of t। सिंपल रियल वैल्यूड फंक्शन में भी हम R को कंटिन्यूस तब कहते थे जब वो जो है सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होता था। ठीक है, ज्योमेट्रिकली द ग्राफ ऑफ अ कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन इज़ एन अनब्रोकन कर्व। और ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन का वेक्टर वैल्यूड कंटिन्यूस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो है दैट इज़ एन अनब्रोकन कर्व। मतलब ऐसे एक कर्व आ रहा ना तो ऐसे ही जाएगा, बीच में कोई ऐसे टूट के और फिर दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? वेक्टर वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन जब उसमें उसके कर्व में कोई वो ना हो, कोई स्पेस ना हो या वो ब्रोकन ना हो। ठीक है, वही हमारे सारी डेफिनेशंस हैं जो हमने रियल वैल्यूड के लिए की थी, अब हम उसको वेक्टर वैल्यूड के लिए करें। द डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव
फॉर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज़ एनालोगस टू डेफिनेशन फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे सारी बातें वेक्टर वैल्यूड रियल वैल्यूड की मिल रही हैं, बस सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है कि वेक्टर वैल्यूड में डायरेक्शन होती है, ठीक है, वेक्टर वैल्यूड में डायरेक्शन होती है और रियल वैल्यूड में डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन उसके जो रूल्स हैं वो सारे एनालोगस हैं, मतलब तकरीबन एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लें, द डेरिवेटिव आर prime t of a vector valued function rt is defined as r prime t is equals to limit as h goes to 0 r into t plus h minus rt over h, ठीक है। ये हमने MTH 101 में पढ़ा हुआ था, वही वाला proved provided this limit exist, और हम कहते हैं कि लिमिट जो एग्जिस्ट करती है MTH 101 में हमने फार्मूला पढ़ा था, वही हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड बाय डिफरेंशिएटिंग ईच कंपोनेंट, और हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, हम उसके हर एक कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब थ्योरम देख लेते हैं, इफ़ आर टी इज इक्वल्स टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन टू स्पेस, इफ़ एक्स टी एंड वाई टी आर डिफरेंशिएबल देन आर प्राइम टी इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम टी आई प्लस वाई प्राइम टी जे, ठीक है। ये एक हमारा थ्योरम हो गया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आर प्राइम जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स प्राइम टी आई प्लस वाई प्राइम टी जे के इक्वल होगा, ठीक। अच्छा, इफ़ आर टी इज़ इक्वल टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, अब ये वही बात करें लेकिन यहाँ पे 3 स्पेस आ गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर प्राइम टी इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम टी आई प्लस वाई प्राइम टी जे प्लस जेड प्राइम टी के, ठीक है। अब हम एक को प्रूफ करें और जो बी का है ना उसका प्रूफ भी बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले यहाँ पे हमने आर प्राइम टी को क्या कहा हुआ था, आर प्राइम टी को हमने ये फार्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट एच एज एच गोज़ टू 0 आर टी प्लस एच माइनस आर टी ओवर एच, ठीक है। इसको हम इक्वल कर लेते हैं, एक हमें x के लिए चाहिए और एक y के लिए, ठीक है। तो एक जगह पे r की जगह क्या आ जाएगा, t। अब हम r को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स के साथ हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एज h गोज़ टू 0 x t प्लस एच माइनस एक्स टी ओवर एच आई प्लस लिमिट एज h गोज़ टू 0 y इंटू टी प्लस एच माइनस वाई टी ओवर एच इंटू जे, ठीक है। अब ये जो पूरी लिमिट है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है x प्राइम ऑफ t, ठीक है, इसके इक्वल होती है, प्लस ये वाली पूरी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है y प्राइम ऑफ t के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, हैंस ये प्रूव हो गया। और इसी तरह से हम 3 डायमेंशन के उसको भी प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें लिखना होगा प्लस लिमिट एज h गोज़ टू 0, ठीक है, h गोज़ टू 0, और यहाँ पे जहाँ पे y लिखा हुआ है हम लिखेंगे z इंटू टी प्लस एच माइनस वाई टी, ठीक है, माइनस वाई टी, और सॉरी जेड टी आएगा, हाँ वाई जेड टी आएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। इस तरह से हमने उसका करना है। और फिर इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, इसको हम कर देंगे z प्राइम t के इक्वल, ठीक है। ये हमारा 3 डायमेंशन के लिए प्रूफ होगा। इन केस अगर आ गया तो बहुत शॉर्ट सा है, इसको थोड़ा सा देख लें, और वैसे आता नहीं होता लेकिन याद होना चाहिए आपको। अच्छा, एज विद रियल वैल्यूड फंक्शन देयर आर वेरियस नोटेशंस फॉर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। हमारे पास डेरिवेटिव के नोटेशंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। हम कैसे इसको वो करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी ओवर डी टी इंटू ऑफ आर टी डी आर ओवर डी टी, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या डी ओवर डी टी ऑफ आर टी लिखें, या फिर डी आर ओवर डी टी लिखें, या फिर आर प्राइम ऑफ टी लिखें, या फिर आर प्राइम लिख लें। लेकिन ये बात याद रखें, आप आर को देख रहे हैं बोल्ड फेस है, ठीक है। बाकी जो हम लिखते थे ना एफ़ के लिए, वो ऐसा वो करके लाइट फेस करके और इटैलिक उस तरह से नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल है आर टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे, फाइंड आर प्राइम टी एंड आर प्राइम 1। पहले हम क्या करें, पहले हम आर प्राइम टी फाइंड करें और फिर हमने आर प्राइम 1 फाइंड करना है। मेथड इसका वही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पता नहीं ये कैसे करेंगे। जैसे हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते थे ना, उसी तरह से हमने यहाँ भी करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आर प्राइम टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर आई प्लस डी ओवर डी टी ऑफ टी क्यूब जे, ठीक है। टी स्क्वायर का हमारे पास कैसे होगा, टी स्क्वायर का होगा ये हो जाएगा 2t आई, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर जे। अब हमने क्या करना है, अब हमने आर प्राइम में 1 पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा आर प्राइम 1 इज इक्वल्स टू टी की जगह भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, सो दिस वुड बी 2i प्लस 3j,
ठीक है, इस तरह से हमने करना है। अब हम जाएंगे टेंजेंट वेक्टर्स एंड टेंजेंट लाइंस, ठीक है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। अच्छा, सपोज दैट सी इज़ द ग्राफ ऑफ, अब यहाँ पे इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सी इज़ द ग्राफ ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये जो सी है, ठीक है, दिस इज़, ये सी जो है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एंड इज़ नॉन ज़ीरो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ टी, और वो टी की वैल्यू के लिए, गिवन वैल्यू के लिए वो क्या है, वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इफ़ द वेक्टर आर प्राइम टी इज़ पोजिशन विद इट्स इनिशियल पॉइंट एट द टर्मिनल ऑफ टर्मिनल पॉइंट ऑफ रेडियस वेक्टर, उसकी इनिशियल पोजीशन किधर है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ इनिशियल वेक्टर। डेफिनेशन देख लेते हैं, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ वेक्टर, पी जो है ये देखें, पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसका है, आर टी का है। आर टी नॉट जो है वो हमारा रेडियस है, ठीक है, रेडियस वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजन, ऑरिजन से जो रेडियस है ना ग्राफ का, जो डिस्टेंस है ग्राफ का, उसको हम आर टी नॉट से लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आर प्राइम टी नॉट, हाँ, इफ़ आर प्राइम टी नॉट एग्जिस्ट एंड आर प्राइम टी नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर प्राइम हमारा उसका वो डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है और डिफरेंशियल ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि आर प्राइम टी नॉट द टेंजेंट वेक्टर टू द ग्राफ। तो आर प्राइम टी नॉट जो है, ये देखें, ये जो टेंजेंट वेक्टर है ना, इसको हम क्या कहते थे, दिस इज़ आर प्राइम टी नॉट, ठीक है। of we call r prime t naught the tangent vector to the graph of r at r t naught, ठीक है। r prime t naught क्या है, ये क्या है, ये एक टेंजेंट है किसका, ऑफ ग्राफ r at r t naught, r t naught पे r prime t naught जो है वो एक टेंजेंट लाइन है। कोई सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे रिमार्क्स देख लें, कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कैन फेल टू हैव अ टेंजेंट वेक्टर एट अ पॉइंट ईदर बिकॉज द, अच्छा, ये आपने एमसीक्यूज में आ सकता है कि ग्राफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर ना, तो आप उसको लिख सकते हैं कि नहीं, हमेशा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कभी कभी वो फेल भी कर सकता है कि उसकी टेंजेंट वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। कभी कभी हम डेरिवेटिव जो उसका डिफ़ाइन नहीं होता, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है ना, उसका ग्राफ जो है उसका टेंजेंट वेक्टर ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर टी नॉट प्लस टी आर प्राइम टी नॉट, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन है, ठीक। ये आपने याद रखनी है, ये आपने अगली एग्जांपल्स में यूज़ करने है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इज़ आर इज इक्वल्स टू आर टी नॉट प्लस टी आर प्राइम टी नॉट। हमने पहले क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन जब हमने फाइंड करनी है, पहले हमने आर टी नॉट जो हमें पॉइंट दिया होगा ना टी नॉट, उस पर हमने आर का फंक्शन फाइंड करना है प्लस आर प्राइम टी नॉट, आर प्राइम टी नॉट हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने उसका डिफरेंशियल लेना है आर का, उसके बाद फिर उसमें वो टी नॉट पॉइंट वाली वैल्यू पुट करनी है और फिर उसको टी से मल्टीप्लाई करके ये वाली इक्वेशन लानी है, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या है, ठीक। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, सबसे पहले हमें इसे क्या बनाना होगा, इससे हमने वेक्टर इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू आर टी, आर इज इक्वल्स टू आर टी बना लेते हैं हम। ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के, ठीक है। जेड जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस टी के। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 1 नहीं है, अच्छा ये टी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वेयर एट द पॉइंट वेयर टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। अब हमने इसको फाइंड किसके लिए करना है, पाई बाई 6 के लिए करना है, ठीक है। तो पहले तो हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर ली, ये हो गया कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के, ठीक है, और हमने इसको डायरेक्शंस दे दी। अब हमने क्या करना है, आर टी को लेना है और हमने आर टी का आर प्राइम फाइंड करना है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी हो गया आई, प्लस साइन का क्या होता है, प्लस कॉस टी जे, और टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि यहाँ पे वो टी का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी है तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उस पॉइंट्स को फाइंड करना है। पॉइंट को किस किस के लिए फ़ाइंड करना है, आर टी के लिए भी फाइंड करना है और उसको आर प्राइम टी के लिए भी फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इस वाले फार्मूला में हमने यूज़ करना है उसको। अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या करना है, आर ऑफ पाई बाई 6 हमने फाइंड किया, कॉस पाई बाई 6, ठीक है, साइन पाई बाई 6, और यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले तो हम ये आर टी के लिए फाइंड करें, ठीक है। ये आर टी वाला है, आर टी में हमने क्या किया, आर पाई बाई 2 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई √3/2 i + 1/2 j + π/6 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जो आर प्राइम वाली ये वैल्यू आई है, अब इसमें हमने π/6 को पुट करना है, ठीक है। मैथड स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद होगा ना तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, r = r t0 + t × r प्राइम t0, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, r = r t0, और ये फार्मूला किसका है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन के लिए, ठीक है, प्लस t × r प्राइम t0, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए r t0, ठीक है, और सबसे पहले आपको r प्राइम चाहिए, ठीक। तो r t0 तो हमारे पास है, सॉरी r t हमारे पास है, और r प्राइम t हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर t0 मतलब जो हमें पॉइंट दिया हुआ है उसके लिए हमने इक्वेशन को बताना है, ठीक। अब यहाँ पे हमें पॉइंट क्या दिया हुआ था, पॉइंट हमें दिया हुआ था π/6, तो हमने क्या किया, पहले हमने आर टी जो था इसमें π/6 को पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3√3/2 i + 1/2 j + π/6 के। फिर जो r प्राइम t0 हमने फाइंड करना है ना, तो r प्राइम की जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आई थी इसमें हमने π/6 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी -1/2 i + √3/2 j + k। इसको सॉल्व करके देखें, कॉपी पेंसिल लें, 2-3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी अगर इक्वेशन ना आई तो मुझे बताइएगा, पूछेगा, मैं समझा दूँगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r = r t0 हमारा क्या था, π/6 प्लस t, r प्राइम नॉट क्या था हमारा, हम लिखेंगे r प्राइम, और t0 क्या था, π/6, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे r π/6 की वैल्यू लिखनी है, जो ये वाली हमारे पास आई है, ठीक है। ये देखें, ये हमने लिख ली, सही हो गया। प्लस फिर क्या है, t, तो हम लिख लेते हैं t, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो r प्राइम π/6 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है, अब ये हमने आगे लिखनी है -1/2 i + √3/2 j + k, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है और फिर इक्वेट कर देना है रिजल्टिंग कंपोनेंट्स को, ठीक है। फिर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स r = x i + y j + z के, ये इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन, और हमें इससे पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल जाती हैं। x = ये देखें √3/2 -1/2 t, ठीक है, क्योंकि t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉमा y = 1/2, ये देखिए ये वाली y की वैल्यू है, प्लस √3/2 t, ठीक है। z = π/6 प्लस ये t1 से t आ जाएगा तो प्लस t, ठीक है। ये हमारे पास इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। हमने यहाँ पे फिर से देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमने क्या कर देना है, ये j और j जो है सेम वैल्यूज़ को सिर्फ हमने x के इक्वल कर देना है। हमें पता है कि i जो है वो x के इक्वल x की वैल्यूज़ हैं, j जो है वो y की हैं, और k जो है वो z के लिए, ठीक है। तो हमने इस तरह से इनको इक्वल कर देना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आर टी में है t² + t³ j इज कॉल्ड अ सेमी क्यूबिक। अच्छा, ये बात आप याद रखें, कभी कभी आ सकता है ना MCQs में, तो आपको याद होना चाहिए कि t² i + t³ j इज़ अ सेमी क्यूबिकल पैराबोला, ठीक है। ये देखें, ये जो पैराबोला आपको नज़र आ रहा है ना, इसको सेमी क्यूबिकल पैराबोला कहा जाता है। अब हमने क्या करना है, इसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है आर टी पे, और फंक्शन हमें दे दिया गया है पॉइंट, और पॉइंट्स कौन से हैं, 2 पॉइंट्स है, एक 0 0 है और एक 1 1 है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आर टी का r प्राइम t फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2ti + 3t² j, सही है। अब हमने पॉइंट्स लेने हैं 0 0, अब 0 0 पे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो r प्राइम जो है वो 0 के लिए क्या आ गया, वो 0 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट 0 0 ऑन द ग्राफ ऑफ r corresponds to t = 0. At this point we have r prime = 0, so there is no tangent vector at the point. अब जाहिर सी बात है, जब हमारा r प्राइम जो है वो 0 आ गया, वो पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, तो हमारा जो टेंजेंट वेक्टर है वो उस पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली टेंजेंट, और इसलिए उसके लिए टेंजेंट लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पे, ठीक है।
अब 1 पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो वही जो ऊपर ये वाला फार्मूला हमारे पास गिवन था t² i + t³ वहाँ पे हमने क्या करना है 1 पुट कर देना है, ठीक है। r1 = 1² + 1³ तो ये हमारे पास क्या आ गया i + j। तो 0.11 पे क्या है द ग्राफ ऑफ r करस्पॉन्ड्स टू t = 1। ग्राफ ऑफ r जो है वो t, उसमें t क्या है वो 1 के इक्वल है। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट क्या बनती है r = r1 + t r'1, ठीक है। अब हमने क्या करना है r1 हमने निकाल लिया था i + j और r' के लिए हम क्या करें ठीक है i + j हो गया प्लस t 2i + 3j। ये मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, ये देखें ये जो हमने फाइंड किया हुआ था 2ti है ना 2ti + 3t² j, ये जो वैल्यू थी यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया 2i + 3j, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास r' t की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या किया, ये हमने दोनों फार्मूला में पुट कर दिया। r1 की वैल्यू क्या है i + j + t × 2i + 3j, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने लिख लिया उस फॉर्म में। If R is a vector valued function in 2 space 3 space, then we say that RT is a smoothly parameterized or that R is a smooth function of T if the components or R have continuous derivatives। वही बात हो रही है कि अगर हमारे पास R कंटिन्यूस है तो हम उसको एक स्मूथ फंक्शन कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि R जो है उसके सारे डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है, तो जो RT है वो भी कंटिन्यूस है या फिर एक स्मूथ फंक्शन है, ठीक है। और जहाँ पे r' जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और वो एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसी तरह से 3 डायमेंशन में बात हो रही है इज़ अ स्मूथ फंक्शन ऑफ t इफ़ x', y', एंड z' आर कंटिन्यूस। अगर उसके डिफरेंशियल्स कंटिन्यूस है तो xt जो है वो rt जो है वो क्या है, वो स्मूथ फंक्शन है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब उसके डिफरेंशियल जो है वो कंटिन्यूस होंगे, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, तो वो फंक्शन जो है वो स्मूथ होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है, तो या फिर एग्जिस्ट नहीं करता हुआ उसका डिफरेंशियल, तो वो फंक्शन जो है वो स्मूथ फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एंड देयर इज़, ये देखें वही बात करें, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ t एट विच ऑल 3 डेरिवेटिव्स आर 0। अ पैरामीट्रिक कर्व C in 2 space or 3 space will be called smooth if it is the graph of some smooth vector valued function। वही बात करें कि कर्व C के पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम स्मूथ तभी कहेंगे जब उसकी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो है वो स्मूथ होगा। अ स्मूथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हैज़ अ टेंजेंट लाइन एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ। अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर एक स्मूथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो उसकी हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन जो है वो बनती है। अब डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी ना रियल वैल्यूड फंक्शन की, वही प्रॉपर्टीज़ हैं। d/dt ऑफ कांस्टेंट इज़ इक्वल्स टू 0, d/dt k RT इज़ इक्वल्स टू k, d/dt मतलब जो अगर हमारे पास कोई k RT है तो जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है d/dt ऑफ r1t + r2t, तो हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट डिफरेंशियल्स दोनों को ले लेते हैं, d/dt ऑफ r1t + d/dt ऑफ r2t। इसी तरह माइनस का भी है और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा डिफरेंट है। d/dt ft rt इज़ इक्वल्स टू ft d/dt rt + rt d/dt ऑफ ft, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रूल्स इन्होंने लिस्ट किए हुए, उसके अलावा ये जो दो हैं ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। d/dt ऑफ r1t + r इंटू r2t इज़ इक्वल्स टू r1 इंटू d r2/dt + dr1 और dt इंटू r², ठीक है। और इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में भी है r1 क्रॉस r2, ठीक। यहाँ पे एक रिमार्क है कि जो फैक्टर के ऑर्डर हैं वो जो है राइट पे डज़ नॉट मैटर, ठीक है, इन 7 इट डज़। इस वाली में जो वो है ना ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स है वो मैटर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, इट मीन्स वेक्टर की बात हो रही है, और वेक्टर में डायरेक्शन जो है वो मैटर करते हैं, इसलिए उसका ऑर्डर भी मैटर करेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये लाइन यहाँ से यहाँ गई है, फिर यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है, और उसकी जो वो होती है वो हम कहते हैं हेड टू हेड, और वो हेड टू टेल रूल जो हमारे पास होता है, ठीक है। तो वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शंस मैटर करती हैं,
तो ये जो 7 वाला है जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात है, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर का, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें 3 डायमेंशंस होना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं एक प्लेन में, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ये देखें यहाँ पे जो हमने डायग्राम्स देखी थी, कहाँ गई, ये देखें यहाँ पे जो हमने डायग्राम्स देखी थी, तो एक तो हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस पे एक कर्व बनता है, दूसरा जो है उसका जो दूसरी जो रेडियस हमारा होता है या दूसरी जो लाइन होती है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास 3 स्पेस होना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर भी चाहिए जो उसके परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें 3 डायमेंशंस का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पे एक वेक्टर ऐसा होगा जो कि जो 2 स्पेस का वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, थ्योरम देख लेते हैं। इफ़ आर टी इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन 2 स्पेस और 3 स्पेस एंड नॉर्म इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल टी, ये आपको याद होना चाहिए कि नॉर्म जो है ना वो सब टी के लिए वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, देन आर टी इंटू आर प्राइम टी इज इक्वल्स टू 0। ये आपका थ्योरम है कि अगर जो आर टी एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है और उसका नॉर्म जो है वो हर एक टी की वैल्यू के लिए कांस्टेंट है, तो आर टी इंटू आर प्राइम टी जो है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। डी ओवर डी टी इंटू आर टी इंटू आर टी इज़ इक्वल्स टू, वही हमारा कौन सा फार्मूला आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल आ रहा है। ठीक है, आर टी डी आर ओवर डी टी प्लस डी आर ओवर डी टी इंटू आर टी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, कह रहे हैं डी ओवर डी टी ऑफ नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर टी इंटू डी आर ओवर डी टी। ठीक है, तो हम ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये क्या है, ये इक्वलेंट है। ठीक है, लेकिन आर नॉर्म की हमने बात की थी कि नॉर्म का जो स्क्वायर वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सो 2 आर टी इंटू डी आर और डी टी भी 0 हो गया। ठीक है, एंड दैट इज़ आर टी इज इक्वल इंटू डी आर और डी टी भी 0 हो गया। ठीक, दोनों 0 हो गए। थस आर टी इज़ परपेंडिकुलर टू डी आर डी टी, तो आर टी जो हमारा होता है, ठीक है, जो आर टी का फंक्शन है वो डी आर डी टी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आर का जो डिफरेंशियल है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। just as a tangent line to the circular arc in 2 space is perpendicular to radius so a tangent line to the curve on the surface of sphere in 3 space is perpendicular to the radius at the point of tangency। ठीक है, यहाँ पे ये बात करें कि इस कर्व जो है, इस कर्व की बात करें कि 3 स्पेस में अगर एक कर्व है तो टेंजेंट जो है वो उसके क्या होता है, वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 3 स्पेस में उस सरफेस के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। टू सी दैट, अच्छा, और इसका वही वाली बात थ्योरम की बात करें कि आर टी इंटू आर प्राइम टी इज़ इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट द रेडियस वेक्टर आर टी एंड द टेंजेंट वेक्टर आर प्राइम टी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो बात है इससे हम ये इम्प्लीकेशन होती है कि जो आर टी है और आर प्राइम टी है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखें, ये आर प्राइम टी का ग्राफ है, सॉरी की टेंजेंट लाइन है, और ये आर टी की बात हो रही है। ये देखें, आपको ये लाइन मैंने लगाई है, देख के पता चल रहा है ना कि परपेंडिकुलर है, तो वही बात ये करें। और उसको फार्मूला में हम कैसे लिखेंगे, आर टी इंटू आर प्राइम टी इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब दो वैल्यू जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अच्छा, this completes the argument because the tangent line where it exists is parallel to the tangent vector। तो टेंजेंट लाइन जो होती है जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो टेंजेंट वेक्टर के क्या होता है, पैरेलल होता है। इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अब देख लेते हैं। इंटीग्रल्स भी वही बात है, सिंपल इंटीग्रेशन जैसे हम करते थे उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्शंस दे दिए। आर टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स टी डी टी आई एंड इंटीग्रल ऑफ प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई टी डी टी जे, और इसी तरह अगर उसका डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमने उसको डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो सेपरेट दे दिया, एक्स टी डी टी आई वेयर आई टी गोज़ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, प्लस वाई टी डी टी जे वेयर टी गोज़ फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह से 3 डायमेंशंस के लिए है, पहले हमने सिंपल इंटीग्रल और फिर डेफिनेट इंटीग्रल बताया। ठीक है, रेंजेस उसकी बता दी हैं। अब एक एग्जांपल है, ये 2 एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है,
वही वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। जब इंटीग्रल में हमारे पास फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट होता है तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लस का है, तो प्लस का हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल दोनों को सेपरेट इंटीग्रल दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास माइनस के लिए भी हैं, हम उनको सेपरेट इंटीग्रल्स दे देते हैं, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज़ आल्सो होल्ड फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स। और डेफिनेट इंटीग्रल्स मतलब कि हम अगर इसको रेंज भी दे दें ना a to b, अगर हम इसकी रेंजेस लिख लें तो भी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं, ठीक है। इसी एडिशन में इफ़ वी लीव इट फॉर द रीडर टू शो दैट इफ़ आर इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन 2 स्पेस 3 स्पेस देन डी ओवर डी टी। अच्छा, ये हमारा वही वाला फार्मूला है कि डी ओवर डी टी ऑफ इंटीग्रल ऑफ आर टी इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ आर टी डी टी इज़ इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला था। और जैसे ही ये वाला फार्मूला जो है सिंपल रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है, तो उसी तरह से ये वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के लिए भी एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा इफ़ आर टी इज़ एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ आर टी इन द सेंस आर प्राइम टी इज़ इक्वल्स टू आर टी, देन इंटीग्रल ऑफ आर टी इज़ इक्वल्स टू आर टी प्लस सी, ठीक है। वेयर सी इज़ एन आर्बिट्री वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मोर ओवर डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ आर टी डी टी फ्रॉम ए टू बी इज़ इक्वल्स टू आर टी बी ए इज़ इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। वही वाले सारे इंटीग्रल के वो हैं रूल्स हैं, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जो यहाँ पे हैं। इनको हमने क्या करना है, इनको एवेलुएट करना है, फाइंड करना है हमने। अच्छा, लेट आर टी हमारा है 2ti, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इंटीग्रल फाइंड करना है और फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। सबसे पहले सिंपल इंटीग्रल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे डी टी। और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम दोनों को सेपरेट इंटीग्रल ले लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2ti डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर जे डी टी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा, आपको पता है ना कि पावर में हम क्या कर लेते हैं, प्लस एक पावर में हम 1 प्लस कर देते हैं और वहाँ से जो वैल्यू आती है उसी को हम डिवाइड भी करते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2 इंटू टी स्क्वायर ओवर 2। और यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 3। और नीचे भी हम किस से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर ओवर 2i प्लस C1i क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है वेक्टर का, प्लस 3t क्यूब ओवर 3j प्लस C2j क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये हो जाएगा t स्क्वायर i प्लस टी क्यूब जे। और ये C1i प्लस C2j को हम सेपरेट लिख लेंगे और फिर हम इसको C के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है वेक्टर के, ठीक है। तो हम इसको एक C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने इसका क्या करना है, अब हमने इसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। वही वाला सारा हमारा मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे जब ये हो जाएगा इंटीग्रेट, हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2ti डी टी प्लस 3t स्क्वायर जे डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 1 प्लस 1, ठीक है। वही बात 1 प्लस 1 और डिवाइड भी वैसे ही होगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड भी वैसे ही होगा, ठीक। लेकिन हमने अब यहाँ पे लिमिट्स देनी है उसको। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर ओवर 2 लिमिट्स ऑफ 0 to 2i प्लस 3t क्यूब ओवर 3 रेंजेस फ्रॉम 0 to 2j। और ये दैट इज़ इक्वल्स टू, कटिंग कर लें तो ये हो गया t स्क्वायर 2 0 to 2i प्लस टी क्यूब 0 to 2j। और इस तरह से आपने फिर लिमिट्स दे देनी है, t को भी पहले 2 की माइनस 0, ठीक है। ये देख 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर i प्लस 2 क्यूब प्लस 0 क्यूब j, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास आता है 4i प्लस 8j, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल सॉल्व हो गई। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था और लेंथी भी हो गया, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरा मकसद यही होता है कि जो टॉपिक लेक्चर में जो भी बातें हैं तो उसको सारी सही से एक्सप्लेन हो जाए और प्रैक्टिकल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आंसर ज़रूर दूंगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दूँ। अब इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।